Today we start with a new chapter, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। क्लास 11th का चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एक ही पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, ठीक है। चैप्टर में देखो क्या नाम है इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड? जो चीज फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। फ्लो क्या कर सकता है, क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। फ्लो क्या करेगा, फ्लो हो सकता है, लिक्विड का फ्लो हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आता है लिक्विड एंड गैस, दो चीजें फ्लो करती हैं, तो मीन्स फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, लिक्विड और गैस, क्योंकि यही दोनों चीजें होती है जो फ्लो कर सकती है। इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर को डिफाइन करने से पहले कंप्लीट करेंगे। फ्लूइड को हम लोग दो पार्ट में, एक होता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक और दूसरा होता है हमारा फ्लूइड डायनेमिक। तो क्या होता है दो पार्ट, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक एंड सेकंड पार्ट इज फ्लूइड डायनेमिक। देखो नाम से पता चला, स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका हुआ। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, मोशन होगा। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर हम लोग फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, स्टडी करें रेस्ट पोजीशन पे फ्लूइड, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक। अगर मोशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनेमिक। अगर मोशन में होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनेमिक। तो दो पार्ट में क्लासिफाई किए, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। पहला टॉपिक हमारा थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सब्सटेंस इन कांटेक्ट विद इट्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। मीन्स कोई भी सब्सटेंस लिक्विड के कांटेक्ट में है, उसको जो भी फोर्स लग रहा है या टोटल फोर्स जो भी लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। तो मीन्स थ्रस्ट क्या है, टाइप का फोर्स है। तो फोर्स का साइन यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट क्या होगी थ्रस्ट की, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, mlt-2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेशर की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। What is pressure? Basically, pressure at a point on a surface is the thrust acting normally per unit area. Thrust acting normally per unit area means कितनी दूर पे लिक्विड की सब्सटेंस पे फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो एरिया क्या होगा, उसी थ्रस्ट अपॉन एरिया के जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बेसिकली थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सो वी राइट दैट फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया मींस न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज इस डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स mlt-2 मल्टीप्लाई बाई l-2। एरिया क्या हो गया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो दोनों ही लेंथ की यूनिट है, l-2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m l t, यहाँ पे l हो जाएगा, यहाँ पे -1 लग जाएगा, t-2, क्या बच गया, ml-1 t-2 इज द ऐसा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है या फिर क्या है, तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो पहला, द शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। अगर बात करें नाइफ क्या बोलते हैं हम लोग, चाकू बोलते हैं, ठीक है। अगर नाइफ से हम लोग कट करना है, एक ब्लर चाकू है और एक पूरा शार्प कट, ठीक है, शार्प वहां पे कट लगा हुआ है या फिर क्या एरिया कम है, तो कौन सा अच्छा से कट करेगा, जिसका एरिया कम होगा। जिसका एरिया कम होगा वो अच्छे से कट क्यों करेगा, रीजन समझो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मींस किसी भी सब्सटेंस का अगर वो पॉइंटेड होगा या फिर उसका एरिया कम होगा तो वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई नीडल हैज शार्पर एंड। जो नीडल होती है उसका एंड क्या होता है, शार्पर होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो कम फोर्स में भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है, हम लोग अगर सैंड पे चलते हैं, ठीक है, अगर रेगिस्तान हम लोग गए वहां पे चल रहे हैं, हम लोग को दिक्कत होगी, हम लोग का पैर क्या होगा, अंदर की तरफ धंसने लगेगा, दबने लगेगा। क्यों दबने लगेगा, क्योंकि हमारे पैर का एरिया कम है। लेकिन कैमल में ऐसा क्यों नहीं होता, कैमल इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके पैर का एरिया ज्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर जमीन पे कम लगता है, और हमारे पैर का एरिया कम होता है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है। मेन रिलेशन यही होता है।
नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज डेंसिटी। प्रेशर समझ में आ गया, एसआई यूनिट हमने देख लिया, डायमेंशन देख लिया और इसकी यूनिट भी पढ़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मीन समझना इस चीज को कि कितना मास पाया जा रहा है पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अगर मान लेते हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम सेम रखा, ये वॉल्यूम सेम रखा, अगर मानते हैं यहाँ पे 5 kg सब्सटेंस आ गया है, यहाँ पे 10 kg का बैग है, बैग मान लेते हैं, बैग का वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 10 kg है। यहाँ पे देखो जो बॉल होंगे, बॉल का है, ठीक है, बॉल रखा गया 5 kg का, यहाँ पे 10 kg का बॉल रखा गया। बॉल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस में होंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत पास होंगे। जब पास होंगे मीन्स वहां पे क्या है, मास ज्यादा है। मास ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी। मीन्स डेंसिटी ऑफ 10 kg सब्सटेंस हैविंग द कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी मोर, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास हो गया केजी, वॉल्यूम क्या हो गया एल मीटर का क्यूब। तुम क्या लिखते हैं, केजी मीटर माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, मास क्या होगा एम एल माइनस 3, ठीक है। एल माइनस 3 किसका लिखा हमने, मीटर का। मीटर क्या लिखते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्म में, एल लिखते हैं। वेदर इट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये सब तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी। नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वी से दैट रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बेसिकली एक टाइप का रेशियो होता है किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला की बात करें क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का, ठीक है। अब देखो वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों लिया था, क्योंकि वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका रिलेशन समझो, अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर की डेंसिटी 0 से 4 तक बढ़ती है, मैक्सिमम जाती है 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो फर्दर क्या होती है, डिक्रीज करती है। मींस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करता है, उसके बाद 4 से फर्दर डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये किसका रिलेशन हो गया, ये वाटर की डेंसिटी इस तरीके से वेरिएट करती है और वाटर का वॉल्यूम भी इस तरीके से वेरिएट करता है, ठीक है। ठीक, इसलिए होता है 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लेते हैं। ये एक टाइप का रेशियो है। तो मुझे बता सकते हो क्या इसकी एसआई यूनिट या डायमेंशन होगा, तो नहीं होगा, ना इसका एसआई यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। डायमेंशन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक टाइप का रेशियो है, तो डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा, तो डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट पास्कल्स लॉ, एंड द टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। ये भी डिस्कस करोगे। देखो ये भी टाइप का डेंसिटी, अगर डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बोले रिलेटिव ग्रेविटी है, तो ये भी एक टाइप की ग्रेविटी, इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को 2-3 फॉर्म में हम लोग समझेंगे। पास्कल्स लॉ पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या था पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मान लेते हैं हमने एक सब्सटेंस को पानी में डाला, तो पानी में जो प्रेशर अप्लाई होगा, पानी जो प्रेशर अप्लाई करेगा किसी सब्सटेंस पे, वो हर एक डायरेक्शन पे इक्वल होगा, ठीक है। यही इनका मेन रूल था पास्कल्स का। अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इन सेम, अगर बॉडी रेस्ट में या फिर फ्लूइड रेस्ट में तो भी इक्वल प्रेशर वो अप्लाई करेगी, या फिर हम लोग वहां पे प्रेशर को, ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं पास्कल्स लॉ, डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। एक मान लेते हैं ये टब हमारे पास, इसके अंदर लिक्विड है, वाटर रख लेते हैं, ये ट्रायंगुलर मास है,
सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली मींस फोर्स पहले अप्लाई होगा, जो वाटर होगा फोर्स अप्लाई करेगा एफ ए, यहाँ पे एफ बी है, और यहाँ से अप्लाई होगा एफ सी। ये कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? वाटर अप्लाई कर रहा है, एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ये ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा उसका दो कंपोनेंट बनेगा, वो इस तरीके से देखो दिया गया एफ बी, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, कौन कौन सा बनेगा? एक एफ बी साइन थीटा और एक एफ बी कॉस थीटा। साइन थीटा कौन सा होगा? जहां पे थीटा लगा रहेगा, यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, इसके अपोजिट में क्या होगा? एफ बी साइन थीटा, उसके अपोजिट इसके साथ में क्या लगेगा? एफ बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ बी कॉस थीटा। तो पास्कल्स लॉ प्रूव करते हैं, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो जो प्रेशर अप्लाई होगा हर एक डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं, पीबी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? ये पीबी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली एफसी के इक्वल हो रहा है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे पीबी साइन थीटा इक्वल्स टू एफसी, एफसी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। पीबी कॉस थीटा वर्टिकल लिखते हैं, वर्टिकल पॉइंट क्या है? पीबी कॉस थीटा, पीबी कॉस थीटा किसके इक्वल है? एफ ए के इक्वल है, किसके इक्वल है? एफ ए के इक्वल है। देन बात करते हैं एरिया, ए बी साइन थीटा किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? देखो जिस साइड फोर्स लग रहा है उस साइड उसका एरिया भी होगा, ए बी साइन थीटा किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है, ये किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा करो, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा क्या होगा? एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा, हमने क्या कर दिया? दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एफ अपॉन ए साइन थीटा कैंसिल आउट कर जाएगा, या फिर ऐसे डायरेक्टली इसको लिख लो, एफ सी, यहाँ पे इसको लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग? ए सी लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या निकल गया? एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी। उस तरीके से दूसरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं, दूसरा टर्म क्या था? एफ बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। एफ बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? एफ ए के इक्वल है। ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एफ बी अपॉन ए बी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया ऑफ बी किसके इक्वल होगा? प्रेशर बाय बी, मींस प्रेशर बाय बी किसके इक्वल है हमारा? एफ सी अपॉन ए सी मींस प्रेशर बाय सी। पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है? एफ बी अपॉन ए बी मतलब प्रेशर बाय बी इक्वल्स टू एफ ए अपॉन ए मींस प्रेशर बाय ए। अब देखो एफ बी पी सी के भी इक्वल है, एफ बी पी ए के इक्वल है। इनडायरेक्टली बोले तो ए पी ए जो है वो पीबी के इक्वल हो रहा है और पीबी जो है पीसी के इक्वल हो रहा है। ऐसे एग्जांपल समझना, एक ए है, ठीक है, एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है, ए बी को जानता है और सी भी बी को जानता है, ठीक है, समझना इस चीज को। या फिर कहें ए जो है बी का दोस्त है, सी भी बी का दोस्त है, तो इनडायरेक्टली बोले तो ए और सी एक दूसरे के दोस्त हुए, तो वही हुआ पी ए पीबी की इक्वल था और पी ए पी सी की इक्वल है, तो तीनों क्या हो गए? इनडायरेक्टली इक्वल हो गए, मींस पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। दिस इज द प्रूफ फॉर पास्कल्स लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, ठीक है। न्यूटन से हमने न्यूटन्स लॉ का यूज करके पास्कल्स लॉ को प्रूफ कर दिया कि हर साइड जो प्रेशर लगेगा ऑल डायरेक्शन में वो इक्वल होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है पास्कल्स लॉ? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इसका बेसिकली ज्यादा जहां यूज होता है वो होता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट में। कहां पे यूज होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट में। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या? नाम तो सब लोग सुनोगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां से पास्कल्स लॉ का यूज करके हैवी मास बॉडी को कम प्रेशर अप्लाई करके हम लोग लिफ्ट करते हैं, ठीक है। समझना कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो एरिया कम बनाया हमने, यहाँ पे एरिया को ज्यादा कर दिया, ठीक है। मींस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एरिया यहाँ पे क्या है? कम है, A1 है, ठीक है, A1 है। यहाँ पे एरिया कैपिटल स्मॉल कर देते, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कैपिटल का एफ, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन है जहां से हम धक्का दे रहे हैं और मतलब फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है, ठीक है, जिसको ऊपर की तरफ उठाना है हल्का सा, ये हैवी मास लोड है, ठीक है।
इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो हम लोग कैसे कम प्रेशर अप्लाई करते हैं या कम फोर्स अप्लाई करके उस हैवी मास को उठा सकते हैं ऊपर। सिंपल अगर एक कॉन्सेप्ट याद होगा आप लोग को, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी लग रहा है, एरिया भी है, जहां प्रेशर भी होगा। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मीन्स हम लोग कम फोर्स में भी, समझना चीज को, कम फोर्स में भी ज्यादा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एरिया कम तो क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये ज्यादा प्रेशर क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फिर से लिखो, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा और बॉडी क्या होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स कितना लग रहा है लार्जर पिस्टन पे, तो कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, P इंटू लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल्स टू हम लोग प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रेशर कितना आया यहाँ से चल के, F अपॉन ए, कितना है, स्मॉल f अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए, किसके इक्वल होगा, कैपिटल F के इक्वल होगा। दिस इज द फोर्स विच वी अप्लाइड ऑन द लार्जर पिस्टन। ये वो फोर्स होगा जो यहाँ से निकला और इस पे अप्लाई हो रहा है लार्जर पिस्टन पर। ठीक है, कंडीशन क्या है, कैपिटल इज ग्रेटर देन स्मॉल ए एंड कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इस तरीके से कुछ हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है। तुम लोग मोटरसाइकिल्स में देखे होगे, छोटा सा हैंडल के पास एक बॉक्स लगा रहता है, उसके अंदर लिक्विड फिल रहता है। उस लिक्विड का काम क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है। वहां पे जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लिक्विड फ्लो करता है और ब्लॉकेज सिस्टम एक तरीके से काम करता है और पहिया क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, डिस्क ब्रेक में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। These are called hydraulic brake. Next, another topic is pressure exerted by a liquid column. Pressure exerted by a liquid column. Pressure exerted by a liquid column. कोई भी लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिक्विड कॉलम कहने का मतलब है, एक हमने कॉलम लिया, एक हमने मास लिया, उसको उठा करके पानी के ऊपर रख दिया, मीन्स वो पानी के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर सकती है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से मान लेते हैं बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स थोड़ा 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसे बॉक्स लगे, हाँ यहाँ पे बॉक्स है। ये देखो इस तरीके से हमारे पास बॉक्स है, ये बॉक्स का जो ये वाला एरिया है ये पानी के ऊपर रखा गया है। तो ये पानी के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका एरिया ए है, मान लेते हैं इस सरफेस का एरिया ए है, बॉक्स का हाइट जो है हमारा h है। ठीक है, और ग्रेविटी g लगेगी। ठीक है, ग्रेविटी कितनी होगी, g लगेगी, और उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले कितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, W इक्वल्स क्या होता है, m इंटू जी। वेट फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अच्छा, मास को और कुछ लिख सकते हैं हम लोग, देखो डेंसिटी इक्वल्स क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे W इक्वल्स टू रो, डेंसिटी क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय G। ठीक है, अच्छा ये वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम को और क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, h, तो क्या लिखेंगे हम लोग, W इक्वल्स टू A H रो G। तो वेट कितना आ गया बॉडी का, A H रो G के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर इक्वल्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर क्या वेट अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स और वेट एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे रखो A H रो G अपॉन A से A कैंसिल आउट हो गया, तो प्रेशर कितना आ गया, H रो G के इक्वल हुआ। प्रेशर कितना आ गया, H रो G के इक्वल हो गया हमारा प्रेशर, जो कि एक लिक्विड कॉलम किसी भी वाटर पे एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट आगे का उसके बाद का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। अब क्या करें हम लोग, एक सिलेंडर का सब्सटेंस को वाटर के अंदर रखेंगे और वहां पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर कितना होगा। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड के प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट में डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
ये हमारा यूटेंसिल है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉक्स रखा गया है, ये कोई भी सिलेंड्रिकल मास बॉडी रखी गई है। अब सिलेंड्रिकल मास बॉडी जो रखी गई है वो नीचे से प्रेशर लगेगा, ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, साइड से भी प्रेशर लगेगा। हम लोग दो प्रेशर लेते हैं समझ लो, एक ऊपर से लग रहा है दैट इज P1, एक नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम ले लेते हैं P2, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा W mg जिसको बोलेंगे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। इसका हाइट ले लेते हैं हम लोग h, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रेशर कितना होगा। सबसे पहले देखो P1 F1 और F2 कितना होगा, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड टॉप वाले से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो F1 कितना हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना ले लेते हैं, एरिया हो गया इसका A। F2 कितना हो जाएगा जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है P2 मल्टीप्लाई बाई A। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल्स क्या हो गया प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। देन वेट कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है mg, दैट इज W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो W इक्वल्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था AH rho g आया था, वही ले लेते हैं AH rho g। ये हो गया हमारा वेट। अब सभी कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से F1 और W लग रहा है, नीचे से बैलेंस करने के लिए F2 लग रहा है, तो बीच हम लिख सकते हैं F1 प्लस W इक्वल्स टू F2 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको इधर भेज देते हैं, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W के इक्वल हो जाएगा। F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख देते हैं P2 माइनस P1 A इक्वल्स टू AH rho g, A से A कैंसिल आउट, तो P2 माइनस P1 कितना आ गया H rho g के इक्वल हो गया। मींस प्रेशर कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 कितना हो गया H rho g के इक्वल हो गया। एक कंडीशन यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारा P1 मान लेते हैं यूटेंसिल है, ये अब तक क्लोज था, ठीक है। अगर इसको ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज PA, तो P1 इक्वल्स टू PA के इक्वल होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दे, P इक्वल्स टू PA प्लस H rho g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, पास्कल्स वेसेस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ इस तरीके से कंपोनेंट होता है, अलग अलग यूटेंसिल ले लिया, अगर वहां पे सेम कंपोनेंट लेवल पे वाटर फिल करते जा रहे हैं तो वाटर का जो लेवल होगा वो इक्वल होगा, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके से ये वाटर सप्लाई हो रही है, एक इस तरीके से यूटेंसिल है, ये फिर वाटर यहाँ से क्रॉस होके आगे जा रहा है, दूसरा यूटेंसिल कुछ इस तरीके से है, एंड द थर्ड वन इज लाइक दिस। ठीक है, सब आपस में कनेक्टेड, यहाँ से वाटर सप्लाई किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबका लेवल जो होगा, वाटर का जो लेवल होगा हर जगह कांस्टेंट होगा। मींस यूटेंसिल पे डिफाइन नहीं हो रहा है यूटेंसिल का हाइट कितना है उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो वाटर का लेवल है वो हाइट जो होगा सब पे फिक्स होगा। मींस कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ यूटेंसिल वेसल। एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर कभी पूछ लिया गया है प्रूफ करो कि हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होगा या हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होना चाहिए, कैसे प्रूफ करेंगे। देखो अभी हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, P माइनस पी ए इक्वल्स टू एच रो जी। क्या आया था, P माइनस पी ए इक्वल्स टू एच रो जी, और भी से दैट P इक्वल्स टू एच रो जी लिख सकते हैं हम लोग एच रो जी। ये h निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज P अपॉन रो जी के इक्वल होगा। और प्रेशर कितना लगता है एटमॉस्फेयर में 1.013 इंटू 10 की पावर 5, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डेंसिटी कितना है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी दिया गया 1.3 दैट इज रिलेटेड टू मरकरी कॉलम 1.3, ग्रेविटी 9.8। इसको जरा सॉल्व करो, हाइट कितना आएगा, नियर अबाउट 8 किलोमीटर, तो दैट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अप्रॉक्स वैल्यू है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की। मींस इस तरीके से हाइट ऑफ माउंटेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है, जो लोग पढ़ते हैं पास्कल्स पढ़ते हैं ना बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन मीटर माइनस 2, और सीजीएस फॉर्म होता है टाइम सेंटीमीटर माइनस 2, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर।
सिंपली यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बेसिकली अगर बात करें एसआई यूनिट की तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और भी से दैट पास्कल। सीजीएस फॉर्म क्या होगा, न्यूटन क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो फॉर्म सब जानते हैं, सीजीएस फॉर्म और एसआई यूनिट फॉर्म। एटमॉस्फेरिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, एटीएम, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 एटीएम, एंड 1 एटीएम इक्वल्स टू, अभी बताया था हमने, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। रिलेशन में देख लो, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम लोग, एटीएम, या फिर इसका दूसरा फॉर्म होता है टॉर, किस में मेजर करते हैं हम लोग, टॉर में भी मेजर करते हैं, TORR। अगर बात करें टॉर का एटीएम के साथ रिलेशन क्या होता है, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर। लिख लो इस चीज को, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर, 760 टॉर के इक्वल होता है। ये हो गए इसकी यूनिट्स अलग अलग। नेक्स्ट इज buoyant force or buoyancy that we called upthrust force. Next, another topic is buoyancy. Buoyancy क्या होगा, the force of buoyant acting through a center of gravity of displaced fluid which is called center of buoyancy. बेसिकली जो वाटर है वो क्या करेगा, अगर उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस डालोगे तो कोई सब्सटेंस फ्लोट करता है, कोई सब्सटेंस सिंक कर जाएगा, और कोई सब्सटेंस सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, ना वो फ्लोट कर रहा है ना ही सिंक कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड भी कुछ ना कुछ नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगाती है, बॉडी के ऊपर, या कहें तो फोर्स लगाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, बायंसी। बॉयंट फोर्स बोलो, या फिर बोलते हैं इसको हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स या फिर अपवर्ड फोर्स। इसका बेसिस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अब समझेंगे हम लोग कि उन्होंने क्या डिफाइन करने बताया था कि बॉडी का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स से। इनके अकॉर्डिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो अप थ्रस्ट फोर्स होगा वो बॉडी के वेट के इक्वल होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Archimedes principle. Definition for Archimedes principle: it states that when a body is partially or wholly immersed in a liquid, it experiences upward force that is equal to the weight of fluid displaced by the body or the upward force acting to the center of gravity. Means जो यहाँ पे वेट होगा, apparent वेट होगा, वो mg के इक्वल होगा। चलो इसको प्रूविंग देखते हैं कैसे, क्या इनकी बात सही है, प्रूफ करने देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। ये इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक यूटेंसिल है जहाँ पे वाटर है, एक ब्लॉक डाल लेते हैं इसके अंदर, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, इसके पास कुछ ना कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा F1 और F2, ऊपर से फोर्स लग रहा है हमारा F1 और यहाँ से फोर्स लग रहा है हमारा F2। इसका हाइट ले लेते हैं, ठीक है, इसका हाइट h है, यहाँ से वाटर लेवल है, ये क्या है, हाफ या फिर फुल्ली इमर्स्ड है, सस्पेंडेड फॉर्म में है। यहाँ से आधे डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी x, ठीक है, यहाँ से आधे डिस्टेंस होगी x, यहाँ से हो गया h, उसका F1 फोर्स लग रहा है, इसका एरिया A है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रेशर P1 कितना लग रहा है, प्रेशर फाइंड करते हैं कितना लगेगा P1। P1 प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और कुछ लिख सकते हैं इसको h rho g लिख सकते हैं, ठीक है। P1 का मतलब क्या हुआ, F1 जितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है, ठीक है, वहीं से प्रेशर P1 फाइंड होगा। यहाँ पे देखो क्या है h, x के बराबर क्या हो जाएगा, x rho g। P2 कितना हो जाएगा, वो भी h rho g लगाएंगे, लेकिन h प्लस x हो जाएगा, वो h प्लस x rho g के। ये हो गया हमारा प्रेशर P1 एंड P2, ठीक है, दोनों प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। अगर हम बात करें फोर्स कितना होगा, तो फोर्स देख लो यहाँ सामने लिखते हैं, फोर्स इक्वल क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया किसका, इसका ले लेते हैं एरिया A, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax rho g, और दूसरे वाले कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, h प्लस x रो जी, ये लगा दो, ठीक है, इसमें आगे लगाओ पीछे लगाओ, मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते थोड़ा सा फॉर्मूला। यहाँ पे देखो जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू
F2 प्लस U मतलब हो गया अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि वो भी नीचे से ऊपर लगेगा और F2 की मदद करेगा। तो दो कंपोनेंट नीचे से ऊपर हो गए, एक कंपोनेंट ऊपर से नीचे, तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। F1 इक्वल्स क्या हो जाएगा F2 प्लस U, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू F2 माइनस F1 लिख सकते हैं, ठीक है। F2 कितना है हमारा, देखो यहाँ पे H प्लस एक्स रो जी ए, माइनस कर दो इसको ए एक्स रो जी से, माइनस कर दो इसको, माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x x हट गया, a हो गया, यहाँ पे रो हो गया और g हो गया, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या a h रो g, क्या बचेगा यहाँ पे a h रो g। जरा याद करो a h रो g क्या था, a h रो g था वेट, किसके इक्वल था, ये वेट के इक्वल होता है a h रो g। तो आगे फॉर्मूला देखो यहाँ पे u इक्वल्स टू a h रो g एंड a h रो g इक्वल्स टू वेट। इस तरीके से हम लोग अब थ्रस्ट फोर्स को वेट के इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने फॉर्मूला दिया था अपैरेंट वेट कितना होगा बॉडी का, अपैरेंट वेट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। वेट हो गया इसके इक्वल, अगर बॉडी ऊपर है, सिंक कर रही है या फिर फ्लोट कर रही है, उस केस में अपैरेंट वेट बॉडी का कितना होगा। तो अपैरेंट वेट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपैरेंट वेट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो अपैरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस बायंट वेट या फिर बायंट फोर्स। W अपैरेंट अगर पूछा गया तो क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस अपैरेंट फोर्स कितना लग रहा है। अपैरेंट फोर्स कहने का मतलब है जो नीचे से ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। एक्चुअल वेट बॉडी का कितना है, W है, नीचे से ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, U लग रहा है। W का फॉर्मूला क्या होगा, W का फॉर्मूला क्या होगा V सिग्मा G, और इसका फॉर्मूला क्या होगा V रो G, ये होगा V सिग्मा G और ये कितना हमारा है माइनस V रो G के इक्वल है। अच्छा दिमाग में क्वेश्चन आएगा V सिग्मा G कहाँ से आया, W कोस्ट क्या होता है, फिर से देख लो W कोस्ट क्या होता है M इंटू G, M कोस्ट क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई G लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी जो होगी उसको क्या लिखा गया, सिग्मा लिखा गया, ठीक है। V हो गया, उसके बाद G हो गया, ये टर्म वही हो गया। इस तरीके से इसको डिफाइन करना है कि ये क्या हो गया, ब्लॉक की डेंसिटी हो गई, नहीं वाटर की डेंसिटी होगी, दैट इज रो, तो यहाँ पे क्या लिखा गया रो V G लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, दोनों में से हम लोग V को कॉमन ले सकते हैं और G को कॉमन ले सकते हैं, तो रो माइनस सिग्मा हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं, W अपैरेंट इक्वल्स टू, ये हो गया W, ओपन कर दिया हमने, इसको अंदर भेज दिए और जो टर्म बच रहा था उसको बाहर कर दिया, सिग्मा बाई G। W अपैरेंट इक्वल्स क्या हो गया, W ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये हो गया हमारा अपैरेंट वेट बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिफाइन करता है बॉडी सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी। तो तीन केस यहाँ पे बन सकता है बॉडी के लिए। देखो मास अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, W ज़्यादा हो रहा है U कंपेरिजन में, ठीक है। सेकंड केस मास अगर सस्पेंडेड कर रहा है, सस्पेंडेड फॉर्म, इसका मतलब W क्या है U के इक्वल है। थर्ड केस देखो अगर ये फ्लोट कर रहा है मास, इसका मतलब क्या है यहाँ पे U इज ग्रेटर देन W, नीचे से ऊपर लग रहा है, ज्यादा होगा तभी तो बॉडी फ्लोट करेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और कोई तरीका है, अच्छा W को भी हमने क्या लिखना सिखाया था, V सिग्मा G लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख दो V सिग्मा G इज ग्रेटर देन V रो G। यहाँ पे क्या लिखेंगे V सिग्मा G इक्वल्स टू V रो G, और यहाँ पे क्या लिखेंगे V रो G इज ग्रेटर देन V सिग्मा G। इस तरीके से होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट फोर्स से तो बॉडी सिंक कर जाएगी, नीचे डूब जाएगी, देखो आगे नीचे। अगर W U के इक्वल होगा मींस वेट अपथ्रस्ट फोर्स से इक्वल होगा, और वी से दैट V सिग्मा G इक्वल्स टू V रो G, तो बॉडी सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी। थर्ड केस है अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा वेट के कंपैरिजन में, उस केस में बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो डिफाइन करेगा बॉडी सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी। Next, another topic is viscosity. Next, viscosity.
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विस्कोसिटी। बेसिकली विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। मीन्स एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स जो बॉडी के अंदर लगेगा, एक टाइप का इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स जो बॉडी के अंदर लगेगा। कब? जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर होगी, या फिर बोले हम लोग अच्छा मान लो अगर हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं, लैंड पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। रिएक्शन फोर्स के अपोजिट लगेगा, हम आगे जा रहे हैं फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। वही फ्रिक्शन पानी में भी लगता है। अगर वो फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन पानी में लग रहा है, उसका दूसरा नाम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी होता क्यों है? बॉडी की जो हमारा वाटर है उसका अलग अलग लेयर होता है, डिफरेंट लेयर होते हैं, तो हर एक लेयर में फ्रिक्शन लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है, उस फ्रिक्शन के कारण विस्कोसिटी टर्म डेवलप हुआ है। ठीक है, चलो डेरिवेशन देखते हैं, पहले प्रूविंग देखते हैं कि होता कैसे। इसमें इस तरीके से कुछ होता है, ये फिक्स्ड सरफेस नीचे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, कोई भी ओशियन है तो नीचे वाला सरफेस क्या होगा? पानी के कांटेक्ट में होगा, पानी है ठीक है, तो नीचे वाला जो पानी होगा वो सरफेस कांटेक्ट में होगा, तो क्या होगा? रेस्ट पोजीशन होगा, मींस वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आएंगे, ठीक है, ऊपर बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ, एकदम टॉप पे आ गए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। पानी जो ऊपर बहता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वेलोसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज करती जाएगी। एट लास्ट वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट में फोर्स लगता है, और जो विस्कस फोर्स होता है वो जैसे जैसे डाउनवर्ड बढ़ते जाओगे वो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा, या फिर क्या है? विस्कोसिटी वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, इसलिए वहां पे विस्कस फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक हमने एक ग्लास में हनी लिया, एक ग्लास में वाटर लिया, दोनों को गिराओ, कौन सबसे पहले गिरेगा? वाटर जल्दी गिर जाएगा, हनी को समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हनी में ड्रैग फोर्स ज्यादा होता है, ड्रैग फोर्स ज्यादा होने का हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो आराम आराम से नीचे आएगी। आराम आराम से नीचे मतलब मोशन उसका कम हुआ। मोशन क्यों कम हुआ? क्योंकि वहां पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, चीजों को रिलेट करो, बहुत आसान है। नेक्स्ट आता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Another topic is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity that we called neta. Neta को हम क्या बोलते हैं? Coefficient of viscosity. Examples लेते हैं। Example हमने कहा था लेयर होता है तभी viscosity डेवलप होती है। चलो दो लेयर बना लेते हैं। एक लेयर ये हो गई और ये दूसरी लेयर हो गई। अब देखो लेयर सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे होगा, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं मे बी x है, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से dx हो गया, एक मिनट, x प्लस डी एक्स डायरेक्टली लिख लो, ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स। इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? v प्लस dv वेलोसिटी है। अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो बॉडी के रिलेटिव मोशन को डिक्रीज कर रहा है। अब देखो होता क्या कंडीशन यहाँ पे, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है वो एरिया, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है, वो इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली रिलेटेड टू वेलोसिटी ग्रेडियंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। ठीक है, dv अपॉन dx, या फिर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स लगता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस क्या है तो वो इनवर्सली रिलेशन होता है, और वेलोसिटी क्या होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका नाम क्यों बोला गया है? इसका नाम वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों बोला गया है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड कहाँ यूज करते हैं? जब किसी भी टर्म को डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वहां पे ग्रेडियंट टर्म जुड़ जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हमने डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और dv अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा? a dv अपॉन dx। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा F इक्वल्स टू नीटा a dv अपॉन dx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछे नीटा क्या होगा, नीटा किसके इक्वल होगा, तो नीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे नीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? f अपॉन a dx अपॉन dv, dx अपॉन dv। दिस इज नीटा दैट वी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो इसका बात करते हैं हम लोग डायमेंशन की। क्या होगा डायमेंशन? फोर्स क्या होगा? mlt-2, डिस्टेंस क्या होगा? l अपॉन एरिया क्या होगा? l स्क्वायर,
वेलोसिटी का क्या होगा एल टी माइनस वन। तो यहाँ से देखो एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया, एक एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया एम, तो क्या होगा एम ये इससे टी से टी कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा एम एल माइनस वन, एक टी बचा तो ठीक है टी माइनस वन। तो डायमेंशन कितना आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ नीटा दैट वी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट्स क्या क्या होती है इसकी यूनिट अगर हम बात करें सीजीएस फॉर्म में तो इसको हम बोलते हैं पॉइस। क्या होती है सीजीएस यूनिट पॉइस। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ नीटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। इसमें बेसिकली हम लोग कौन से पढ़ते हैं पॉइजूल्स पढ़ते हैं। तो पॉइजूल और पॉइस में डिफरेंस कितना होता है, फिर बोले डेका पॉइस कितना होता है, तो 10 पॉइस के इक्वल होता है। तो 1 पॉइजूल इक्वल्स टू 10 पॉइस। ये सब याद रखो, यूनिट्स अगर आता है डिफाइन करने के लिए तो हम लोग यूनिट में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, मींस नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। रूट टी होता है लेकिन डायरेक्टली रिलेशन ही होता है। ठीक है, प्रेशर क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का नियर अबाउट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ अ गैस की अगर बात करें तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी लिक्विड है तो लिक्विड का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सेप्ट वाटर, अगर वाटर को छोड़ करके और किसी भी विस्कोसिटी बात करते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम बात करते हैं वाटर की, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, मींस नीटा क्या होगा डिक्रीज करेगा। अगर हम वाटर के अलावा और कोई सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखना वाटर के लिए विस्कोसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन इनवर्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजूल्स फॉर्मूला। पॉइजूल्स फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये रिलेट करता है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा पर यूनिट सेकंड, मींस टाइम के रिलेशन में एक सेकंड अगर बात करें तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां से फ्लो करेगा, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो पॉइजूल्स फॉर्मूला को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इक्वल्स क्या होता है v बाई टी, मींस वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। इसका डेरिवेशन देखते हैं, पॉइजूल्स फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ पे रिलेशन देखते हैं किस पे ये डिपेंड करता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा। व्हाट इज नीटा, नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड R दैट इज रेडियस ऑफ द पाइप थ्रू विच द वाटर फ्लो, जिसमें फ्लो कर रहा है, जिस पाइप में पानी निकल रहा है बाहर जा रहा है, उसका रेडियस कितना होगा, और P बाई एल का रेशियो। P बाई एल क्या है यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट है, P बाई एल। पावर इसके A पावर, इसकी B पावर और इसकी C पावर होगी। ठीक है, तो P बाई एल को समझ लें, यहाँ पे P बाई एल क्या होता है, P बाई एल इज द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, जब किसी भी टाइम को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं वहाँ ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो प्रेशर अपॉन लेंथ क्या हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा हमको। तो क्यू का देखते हैं डायमेंशन क्या होगा, क्यू क्या है वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो क्यू का लिखो क्या होगा, क्यू वॉल्यूम क्या होगा एल क्यूब हो जाएगा अपॉन टाइम टेकन, मीन्स क्या हो जाएगा टाइम का टी होता है क्या हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नीटा का क्या होगा डायमेंशन अभी निकाले थे हम लोग एम एल माइनस टी माइनस वन के बराबर होगा। ठीक है, देन प्रेशर बाई लेंथ, तो P बाई एल का फाइन करते हैं कितना होगा, प्रेशर का कितना होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर कुछ क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है एम टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे का एल ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एल माइनस वन और टी माइनस टू यहाँ पर रहेगा। P बाई एल का फाइन कर, नीचे क्या है लेंथ, ठीक है अपॉन एल से डिवाइड कर दो, तो एल ऊपर चला आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल माइनस टू T माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर P बाई एल दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। चलो इस फॉर्मूले को अब रिलेट करके A, B और C फाइंड करते हैं क्या होगा। तो उसी से फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कि पॉजिटिव फॉर्मूला क्या होगा। M कितना होगा जीरो है यहाँ पे, L क्यूब है T माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा है, नीटा कितना दिया गया है निकल गया है एम एल माइनस वन टी माइनस वन के इक्वल है। पावर कितनी इस पे एक ही होगी। ठीक है, R कितना होगा, R होगा हमारा L के इक्वल, पावर कितनी होगी B। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा P बाई एल, P बाई एल कितना है एम एल माइनस टू टी माइनस टू।
पावर कितनी उस पे c की पावर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल देखो a b और c की पावर को इन टर्म के साथ रिलेट करना है। सबसे पहले m और l और t को अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो m0 l3 t माइनस वन इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट टर्म ले लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा हमारा k, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म लिख लो k। अब देखो m यहाँ पे भी है, m लास्ट वाले में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर कितनी है, यहाँ पे देखो a है, वहां पे कितना है प्लस का c, क्या हो जाएगा पावर a प्लस c। l कितना हो जाएगा, l देखो यहाँ पे कितना है माइनस a है, l भी माइनस है, यहाँ पे भी l है मतलब प्लस का b है, वहां पे भी l है, हाँ वहां पे भी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2c के बराबर हो जाएगा l की पावर, ठीक है। t की पावर कितनी है देखो, t वहां पे कितना है माइनस, मतलब क्या हो जाएगा t माइनस a, यहाँ पे t है नहीं, वहां पे t हाँ है, माइनस 2c के इक्वल हो जाएगा। तो सबकी पावर पता चल गई कितनी किसकी पावर होगी, तो सबकी पावर इस टर्म की इस टर्म से रिलेट कर दो। m नॉट कितना, m की पावर कितनी 0, a प्लस c कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। देन माइनस a प्लस बी माइनस 2c किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि l की पावर कितनी है 3 है, ठीक है। t माइनस 1 है, यहाँ पे देखो पावर कितनी है माइनस a माइनस 2c इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस 1 के इक्वल होगा। यहाँ से a b और c फाइंड करेंगे तो a b c कितना आएगा, a माइनस 1 b 4 आएगा और c 1 आएगा। a कितना आएगा माइनस 1, b आएगा हमारा 4 और c कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब इसी को उठा करके इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। ये हमारा a और b और c फाइंड हो गया। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, वहां से a b और c आ जाएगा। a b c जैसे आ जाएगा उसको उठा के यहाँ पे रख देना। फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं हटा दिया था हमने, k ला दिया था, चलो k लिख देते हैं, k नीटा है, नीटा की पावर कितनी है नीटा माइनस 1, r कितना है r की पावर 4 है, r की पावर 4 कर दो, ठीक है। p बाई एल कितना है c मीन्स 1 के इक्वल है, ठीक है, तो 1 पावर लगा दो इस पे। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं q इक्वल्स टू, एक मिनट, क्या आ गया q इक्वल्स टू k, नीचे नीचे आ जाएगा क्योंकि नीटा इनवर्स है, नीटा नीचे आ गया, और r की पावर 4 हो जाएगी ऊपर, ऊपर हो जाएगा p भी, और नीचे क्या आ गया l। तो यहाँ पे कांस्टेंट k की वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 8, कांस्टेंट k कितना होता है पाई बाई 8, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, सीधे उठा के यहाँ पे रख देना, q इक्वल्स कितना हो जाएगा p पाई r4 अपॉन 8 नीटा l। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइज़न्स फॉर्मूला। ये पॉइज़न्स फॉर्मूला तो मीन्स ये रिलेट करता है, ये बताता है कि किसी भी ट्यूब में अगर उसका वॉल्यूम v होगा, उसके पास रेडियस होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, तो इस तरीके से हम लोग उसका रेट फाइंड कर सकते हैं कितना वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड में पास होगा, ठीक है। दिस इज पॉइज़न्स फॉर्मूला। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अनदर टॉपिक दैट इज स्टोक्स लॉ। Stokes law. What is Stokes law? According to Stokes law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with a uniform velocity v through fluid of viscosity neta is given by इक्वेशन F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। तो स्टोक लॉ क्या होता है, बेसिकली फोर्स बताता है ये, F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी के इक्वल होता है, 6 पाई नीटा आर वी के इक्वल होता फोर्स। बेसिकली ये समझते हैं ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है, मान लेते हैं हमने एक स्फेरिकल बॉल लिया, किसी भी विस्कस फोर्स या विस्कस मीडियम में इस बॉल को छोड़ दिया, उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा उस बॉडी पे 6 पाई नीटा आर वी लगेगा, कितना लगेगा 6 पाई नीटा आर वी लगेगा। अब देखते हैं डेरिवेशन कि 6 पाई नीटा आर वी कैसे आया है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, देखो डिराइव कैसे होगा, 6 पाई नीटा आर वी, देखो 6 पाई है, नीटा लगा, उसके बाद आर वी लगा हुआ, मीन्स सबसे पहले फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स इज डिपेंड ऑन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर एंड वी। किस पे डिपेंड है, नीटा पे, आर पे और वी पे। पावर ले लो a, इसकी पावर b, इसकी पावर हो गई c। एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा k
नीटा आर वी पावर ए, इसकी बी हो गया और इसकी पावर सी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के कांस्टेंट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू भी होगी, तो इसको हम लोग डायमेंशनली प्रूव करेंगे कि डायमेंशन से कैसे सॉल्व होगा। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। के हो गया यहाँ पे, नीटा का क्या होगा डायमेंशन, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 हो जाएगा। पावर कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आर, आर इज द रेडियस, और रेडियस क्या होगा, एल के इक्वल होगा। मीन्स एल पावर कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम है या फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वी फॉर यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। याद कैसे रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉल जब नीचे जा रही है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एल टी माइनस 1 दैट इज वेलोसिटी। पावर कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। सब पावर को अलग अलग कर लो, एम की पावर को अलग कर लो और सबकी पावर अलग कर लो। यहाँ पे के लिख दो, ठीक है। एम की पावर कितनी आ जाएगी, एम की पावर यहाँ पे ए, यहाँ पे एम है और कहीं नहीं है, ठीक है। एल कितना है, देखो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 लगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे आ गया प्लस का बी और यहाँ पे आ गया प्लस का सी, ये होगी एल की पावर। देन आ गया उसके बाद टी की पावर कितनी जाएगी, टी हो जाएगा माइनस ए यहाँ पे, और यहाँ पे टी यहाँ पे भी है, माइनस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ रिलेट कर दो, यहाँ से एक एम को एम की पावर के साथ रिलेट करो, ए को कितना हो जाएगा 1, एल मतलब कितना आया था हमारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और टी कितना हो जाएगा, देखो माइनस ए माइनस सी इक्वल्स टू -2 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इक्वेशन तैयार हो गई। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन से ए बी और सी फाइंड करना है। ए बी और सी फाइंड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ए हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा 1 हो जाएगा और सी भी हमारा 1 होगा, ठीक है। मीन्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी दैट इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में उठा के यहाँ पे इसको रखना, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के नीटा आर वी, और नीटा की वैल्यू क्या होती है, 6 पाई के इक्वल होती है। के की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई के इक्वल होती है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 6 पाई नीटा आर वी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना आ जाएगा, 6 पाई नीटा आर वी। दिस इज आवर स्ट्रोक्स लॉ, ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रोक्स लॉ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनदर कंडीशन दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब देख लिया हमने, अगर स्फेरिकल बॉल को पानी में डालेंगे तो इतना फोर्स अप्लाई होगा। अब उस फोर्स के साथ साथ वहां उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी वाटर के अंदर, वो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। मींस अगर हमने किसी भी स्फेरिकल बॉल को पानी के अंदर डाला या किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डाले, तो डालने पर क्या होगा, वो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी वो ऑब्टेन कर पाएगा विस्कस और ये वाले फोर्स से बचने के बाद, जो कांस्टेंट वेलोसिटी बचेगी उसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते समझ में आ गया होगा। द मैक्सिमम कांस्टेंट फोर्स एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक केस बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक टब है जहाँ पे एक बॉल ले लेते हैं, स्फेरिकल बॉल रखी गई, ठीक है। स्फेरिकल बॉल का जो मास होगा या फिर कहीं वेट होगा वो डाउन डायरेक्शन में लगेगा, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो एफ लगेगा, दैट अभी हम लोग ने पढ़ा ना स्ट्रोक्स लॉ, वो फोर्स लगेगा, और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो ऊपर की तरफ लगेगा। मींस दो फोर्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, नीचे कौन बैलेंस कर रहा है, डब्ल्यू, और बॉडी का वेट वी के साथ वो क्या हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो उसी वी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि वी कितना होगा। सबसे पहले यू एफ और डब्ल्यू अलग से फाइंड कर लेंगे, कितना होगा, यू कितना होगा, देखो यू हमारा क्या है, एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी के इक्वल होता है। चलो डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू क्या है, एक टाइप का फोर्स है, और एम इंटू जी के फॉर्मूला होता है इसका एम इंटू जी। एम मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल के लिए वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेट। नेक्स्ट अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, अपथ्रस्ट फोर्स के भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर फोर्स, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो हम लोग डेंसिटी को थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको हम लिख देते हैं सिग्मा,
सिग्मा मल्टीप्लाई बाई जी। अब देखो सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल और द सब्सटेंस विच पुट इन द वाटर। ठीक है, ये आ गया हमारा यू। अब यहाँ पे F कितना लग रहा है, फोर्स, दैट इज स्ट्रोक्स लॉ 6 पाई नीटा आर वी, जिसका भी हम लोग ने डेरिवेशन किया था। अब इन सबको जोड़ दो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के इक्वल होगा, मींस U प्लस एफ W के इक्वल होगा। हम ये कह सकते हैं U प्लस एफ किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। तो U कितना दिया गया हमारा 4/3, देखो कितना है, पाई आर क्यूब रो जी, और प्लस फोर्स कितना है 6 पाई नीटा आर वी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वेट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। एक मिनट, यहाँ पे सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा है ना, ठीक है। अंदर रखो, सिग्मा के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, बस वहां पर डिनोट करना पड़ेगा कि दिस इज आवर डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखते हैं सॉल्व। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वहां पे भी है, जी और वहां पे भी है। हम इस टर्म को उधर भेजेंगे तो देखो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रखो 6 पाई नीटा आर वी, यहाँ पे 6 पाई नीटा आर वी रखा हमने, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, जी को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, तो 2/9, और यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से यहाँ से आर क्यूब से एक आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला देखो, 2/9 हो गया आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, अच्छा जी भी इधर साइड, तो जी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा जी। एक कंडीशन और देखते हैं इसमें, इस केस में देखो क्या अगर डेंसिटी के साथ रिलेट किया गया कि डेंसिटी की बेसिस पे क्या बताया जा सकता है, बॉडी सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी, तो बिल्कुल बता सकते हैं अगर सिग्मा ज्यादा हुआ। ठीक है, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी, मूव अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लेगा, तो बॉडी क्या करेगी, राइज कर जाएगी, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी। इस केस में क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी। If rho is greater than sigma, means density of substance is more greater than density of water, that's why the substance sink. Suspended form कब होगा, when rho equals to sigma. This is suspended form, means body is not floating or not sink, it is fully immersed. Next another topic, टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लो की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें क्या होगा, देखो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, व्हेन अ लिक्विड flows such that each particle of a liquid passing a given point move along the same path and has the same velocity as its predecessors. मीन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा फ्लो हुआ, जहां पे पाथ सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी बॉडी की, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो उसी को बोलते हैं। एग्जांपल समझ में आ जाएगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझो, इस तरीके से मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट एक 3 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया बी सी, ठीक है। यहाँ पे वाटर पहला मॉलिक्यूल्स फ्लो करके गया, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी नोट की गई और सी पॉइंट पे भी। जो सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, हर एक मॉलिक्यूल्स की पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होगी, बी पे भी सबकी उतनी होगी और सी पे भी उतनी ही होगी। उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। मींस डायरेक्शन ऑफ पाथ इज सेम हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम बात करें डायरेक्शन कौन सी होगी, इसका टेंजेंट बना देना। टेंजेंट कैसे बनेगा, अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल, सर्कल से टच होकर पास हुई लाइन, ये देखो इस तरीके से टेंजेंट है इसका, ये जो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि वाटर जो है आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टीडी फ्लो। जैसे मान लो नॉर्मली हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब से वाटर कैसे फ्लो करता है, ट्यूब है हमारे पास, पानी इस तरीके से निकलता है, देखो ये फिक्स डायरेक्शन में फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है, ठीक है।
लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा थोड़े समय के लिए पॉसिबल होता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पाथ बदल जाता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, अब वो टर्बुलेंट फ्लो कहला गया। जिस पॉइंट पे वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हुआ, उस पॉइंट में जिसकी वेलोसिटी होगी उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या हो गया, द फ्लो इन विच द पार्टिकल डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड वेलोसिटी और अ फिक्स्ड पाथ, मीन्स द वेलोसिटी अबव द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। देखो यहाँ पे इस तरीके से समझना, स्ट्रीम लाइन होगा यहाँ पे, फिर होगा क्रिटिकल, उसके बाद होगा टर्बुलेंट। तो स्ट्रीम लाइन है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी जिस पे ये वर्क हो रहा है उससे कम तो स्ट्रीम लाइन, उससे ज्यादा तो टर्बुलेंट फ्लो। वो वेलोसिटी होती है कितनी, क्या उसका कोई फॉर्मूला है कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है k नीटा अपॉन रो डी। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी. Critical velocity, basically it is a type of velocity, the limiting value of its velocity of flow up to which flow is streamlined and above which the flow is turbulent flow. फॉर्मूला क्या बताया हमने, के नीटा अपॉन रो डी। सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसको डायमेंशनली कैसे डिराइव करेंगे। तो डायमेंशनल डिराइव करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा। नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, नीटा पे डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर, डेंसिटी क्या होगी वाटर की, और जो मतलब जो हमने लिक्विड सब्सटेंस लिया गया है, एंड द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये VC हमारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा VC इक्वल्स टू के नीटा रो डी। कांस्टेंट होगा A, B और C, सब पे पावर लगा देते हैं। ठीक है, और सबका डायमेंशन लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, BC दिस द वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होगा LT-1 के इक्वल होगा। नीटा का डायमेंशन क्या होगा ML-1T-1। रो का डायमेंशन क्या होगा, रो क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, देखो मास क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे m, और वॉल्यूम क्या लिखेंगे L-3। तो क्या हो जाएगा ML-3। देन डायमीटर, डायमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, इसका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो सबको आपस में एक साथ रिलेट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे LT-1 इक्वल्स टू K, नीटा कितना है हमारा ML-1T-1 पावर A, और रो की पावर कितनी हो जाएगी, उसके बाद रो है दैट इज ML-3 पावर B। देन क्या है उसके बाद डायमीटर है जिसका L हो जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी C की पावर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से A, B और C हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो क्या होगा, ये हमारा L है। ठीक है, चलो अब इसको रिलेट करते हैं। m यहाँ पे क्या है, m तो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मींस m वाला फैक्टर 0 के इक्वल आएगा। सबसे पहले अरेंज कर दो इसको, m पावर कहाँ पे, a की पावर वहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस b। l कितना है L-a है, और वहाँ पे भी 3b हो जाएगा और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। t कहाँ पे, t यहीं पे है, क्या हो जाएगा t-a के इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस b कितना आ गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग 0 के इक्वल हो गया। -a-3b और प्लस c कितना हो जाएगा 1 के इक्वल जाएगा, क्योंकि l पे पावर कितनी है 1 के इक्वल है, इसकी पावर 1 के इक्वल हो जाएगी। t क्या है -a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, -1 के इक्वल है। a इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग a, b और c फाइंड करेंगे। तो a कितना आएगा 1 के इक्वल आ ही गया, b -1 होगा और c भी -1 होगा। a कितना होगा 1, b कितना होगा -1 और c कितना होगा -1 के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ से a, b और c इसी फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा k, नीटा कितना है हमारा, नीटा पे देखो पावर कितनी है एक ही, मतलब नीटा ऊपर हो जाएगा। b क्या है -1, तो b नीचे आ जाएगा रो, और d भी नीचे आ जाएगा क्योंकि -1 आ गया। देखो फॉर्मूला क्या निकल गया है VC का, VC इक्वल्स टू k नीटा अपॉन रो डी, एंड नीटा k इज द कांस्टेंट वैल्यू विच वेरिएट अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड। तो फ्लूइड के बेसिस पे जो हमारा k होगा वो वेरिएट कर सकता है। नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज रेनॉल्ड्स नंबर।
रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके बेसिस हम लोग बता सकते हैं कि फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो नंबर कैसा होता है वो देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तभी तो नंबर पे उसको डिफाइन करेंगे कितना नंबर आया, ये स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा। देखते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, आर इसको डिनोट करते हैं। इट इज अ बेसिकली डायमेंशनलेस पैरामीटर। रेनॉल्ड्स नंबर ये कैसा पैरामीटर होता है, डायमेंशनलेस पैरामीटर। डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो डायमेंशनलेस पैरामीटर है, फॉर्मूला क्या होगा, आर ई इक्वल्स टू रो वी डी, आर ई इक्वल्स टू रो वी डी अपॉन नीटा। ये होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, इसी की बेसिस पे डिफाइन किया गया। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में लाई कर रही है, देखो यहाँ पे ध्यान से, आर ई अगर लाई कर रहा है 0 से लेकर के 2000 तक, तो यहाँ पे फ्लो क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा। कैसा फ्लो कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा। अगर आर ई लाइज कर रहा है 3000 से ज्यादा है, ठीक है, कितना है 3000 से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे वहां पे हम लोग, क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, जिसके बेसिस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा। नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, देखो आइडियल लिखा गया, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, एक कंडीशन पे पॉसिबल होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल। ठीक है, आइडियल कहीं पे भी लिखा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, वो एक कंडीशन पे फॉलो होगी या फिर वो फॉलो ही नहीं होगी, वो आइडियल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशन होती है, देखो, अ फ्लूइड विच इज नॉन विस्कस, कंडीशन देख लो, नॉन विस्कस मीन्स वहां पे विस्कस फोर्स नहीं होगा या फिर कोई अपोजिट ड्रैग फोर्स नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होगा तो जरूर होगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो फ्लूइड लेना है वो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरिरोटेशनल होना चाहिए, इरिरोटेशनल, ये कंडीशन हो गई आइडियल फ्लूइड की। ठीक है, और फ्लो कैसा होना चाहिए, बेसिकली स्ट्रीम लाइन फ्लो, या फिर हम लिख सकते हैं स्टीडी फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टीडी फ्लो। ये कुछ कंडीशन हो गई आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड होगा तो ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा उसको, मींस नॉन विस्कस होगा, कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा वहां पे, इनकम्प्रेसिबल होगा, इररोटेशनल होगा और स्टीडी होगा, मींस स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है जो एरियल वेलोसिटी होगी, मींस एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किसी भी सब्सटेंस की बात करें या किसी भी वाटर बॉटल की बात करें, वहां पर अगर लिक्विड फ्लो कर अलग अलग एरिया है, अलग अलग वेलोसिटी है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी का जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। एग्जांपल के लिए एक हमने बोतल बना दी इस तरीके से, ये पाइप समझ लो या बोतल समझ लो इस तरीके से, यहाँ पे एरिया कुछ और है, यहाँ पे एरिया कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, दोनों जगह की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v1 रख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, v2 वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एरिया A1, इसका एरिया हो गया हमारा A2 के इक्वल हो गया इसका एरिया। अब देखो थोड़ी दूर के लिए लेंगे हम लोग, मान लो यहाँ से थोड़ी देर बाद वाटर फ्लो करके आगे की तरफ गया, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मुझे बता दो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। स्पीड कितना है, v1 के बराबर है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम t लग रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला v1t के इक्वल हो जाएगा। t लिख लो या फिर बेसिकली डेल्टा t लिख दो, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या डेल्टा t होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा v2 डेल्टा t हो जाएगा, v2 एरिया A2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना होगा, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्या लिखते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ,
और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रो मास के इक्वल, ठीक है। लेंथ यहाँ पे कितनी है, v1 डेल्टा टी के इक्वल है। एरिया कितना है, a1 के इक्वल है, a1 v1 डेल्टा टी, रो इज द मास m1, ठीक है। m का मास इतना आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का मास कितना आ जाएगा, देखो इसी से रिलेट करके देख लो। दूसरे वाले कितना हो जाएगा, a2 v2 डेल्टा टी रो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले मास का हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a1 v1 डेल्टा टी रो किसके इक्वल हो जाएगा, a2 v2 डेल्टा टी रो के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी रो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है। ये हमने क्यों इक्वल कर दिया, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोथ द मासेस आर इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आया, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। क्या हो गया, a1 v1 किसके इक्वल होगा, a2 v2 के इक्वल होगा, मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट।